हे एवरीवन, वेलकम बैक टू होम साइंस विद चार्ली। तो सभी को सुप्रभात, सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए फटाफट से उठ जाइए। और आज हम लोग फिर से अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। नहीं, टॉपिक तो एक ही है हमारा ऊन, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके वूल के बारे में, यानी कि ऊन से संबंधित है ये, और उसको हम लोग फटाफट डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि टू द पॉइंट चीज़ें हैं, कोई भी इसमें डिटेल या फिर फालतू की कहानियाँ नहीं भरी हुई हैं, टू द पॉइंट है बिल्कुल। यहाँ से आपको अगर ऊन से कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो आप यहाँ से एक लाइन अगर याद रखेंगे, एक एक लाइन, तो डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि जितनी भी पॉइंट्स हैं सब ऑथेंटिक बुक्स से हैं, कोई भी इसमें आपको गलत डेटा नहीं दिया गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के फटाफट शुरू करते हैं। अगर जो भी आप लोग सो रहे हैं जग जाइए, फटाफट उठिए। नवरात्र चल रहा है तो जो लोग पूजा वूजा करते हैं भगवान की, मतलब माता जी की, वो कर लें। और जल्दी जल्दी से हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा अपना समय नहीं वेस्ट करेंगे। तो चलिए, अच्छा, गुड मॉर्निंग सभी को। और एक चीज़ और उसके साथ है, थोड़ी सी लाइंस पढ़ लेते हैं हम लोग जो हमें हमें थोड़ा सा मोटिवेट करें। देखिए, सुबह सुबह का हमारा जो थॉट है, सुबह सुबह की जो विचार है, वो हमारे पॉजिटिव और हमें इनकरेज करने वाले होने चाहिए, ठीक है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं खुद को भी कर सकूँ और आपको भी थोड़ा सा कर सकूँ। देखिए, लिखा है कि तुम्हारी परिस्थितियाँ हो सकता है प्रतिकूल हों। प्रतिकूल का मतलब क्या है कि मतलब आपके अगेंस्ट हो, कह सकते हो, आपके फेवर में चीज़ें ना हो, परंतु वे ऐसा लंबे समय तक नहीं रहेंगी यदि तुम एक आदर्श को मन में रखकर उसे पाने के लिए जी जान लगा दो। बाहर शांत खड़े रहकर तुम अंतर्मन की यात्रा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है कि अगर हमारी सिचुएशन ठीक नहीं है तो वो एक लंबे समय तक नहीं रहेगी। आपको भी पता है कि देखिए, दुख भी जो आता है वो थोड़े टाइम के लिए ही आता है और खुशी भी थोड़े टाइम के लिए ही आती है, ठीक है। इसी के बीच में बैलेंस बनाना ही एक, मतलब कह सकते हो आप कि इसी के बीच में बैलेंस बनाना ही लाइफ है। तो अगर आपकी परिस्थितियाँ अभी ठीक नहीं है तो कभी न कभी वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने एफर्ट्स लगाते रहना है, बैलेंस बनाना है आपको, ठीक है। क्योंकि देखिए, बाहर शांत खड़े रहकर तुम अंतर्मन की यात्रा नहीं कर सकते। आपको अगर अपने अंतर्मन की यात्रा करनी है तो आप बिल्कुल ऐसा बाहर से ही सोचते रहोगे तो नहीं कुछ हो पाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने अंदर एनालाइज करने की ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, अपने गोल को पाने के लिए अपने एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उस पर हमें काम करना है। और कभी भी अगर सिचुएशन आपके बहुत फेवर में नहीं है तो घबराना नहीं है, और बहुत ही इत्मीनान और अपने मन को शांत करके मन को हिम्मत देनी है, इनकरेज करना है खुद को, ठीक है। चलिए फिलहाल आते हैं हम लोग अपने पॉइंट्स की तरफ। तो सबसे देखिए, इसी तरीके से हमारा है पूरा, मैं आपको दिखा दूं एक बार, इसी तरीके का है सब कुछ, जिसमें हम लोग बस वन लाइनर फटाफट पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे होगा डिस्कशन वहाँ मैं आपको बताऊंगी। देखिए, पहला क्या है। पहला है कि मेरिनो जो आपकी भेड़ होती है, तो मेरिनो ऊन जो है वो मेरिनो भेड़ से प्राप्त होता है, ठीक है। और ये भेड़ कहाँ पर पाई जाती है, आपके स्पेन में पाई जाती है। और इसका जो ऊन होता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, बेस्ट क्वालिटी का होता है, ठीक है। दूसरा है आपका कश्मीरी बकरी। तो कश्मीरी बकरी जो होती है, इससे जो रेशे प्राप्त होते हैं उससे आपकी पश्मीना शॉल बनती है, ठीक है। पश्मीना शॉल बहुत अच्छी होती है और काफ़ी महंगी भी होती है, क्योंकि कम से कम एक शॉल बनाने में 250 घंटे लगते हैं, ठीक है। और ये हाथ से बुनी जाती है, बहुत ही पतली होती है, लेकिन इसको पहनने के बाद जो है, बताते हैं सब लोग कि 3 से 4 स्वेटर के बराबर इसमें गर्माहट होती है। अगर आपने सीटेट का प्राइमरी वाला जो एग्ज़ाम होता है उसमें अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, ईवीएस है ना, तो वहाँ आपको ये चीज़ मिलेगी। इसके बाद दूसरा है कि 2 कुंभ वाले ऊँट। जो 2 कुंभ वाले ऊँट होते हैं, मतलब कि उनके इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। एक कुंभ इसको बोलते हैं, फिर दूसरा कुंभ उनके ऐसे होता है, ठीक है। अब मैं ऊँट तो नहीं बना सकती, हाँ। ये बीच में अगर कोई बैठ जाए इंसान तो वो गिरेगा नहीं, बड़े आराम से एकदम मस्त होकर बैठ सकता है। तो ये जो होता है उनका 2 कुंभ वाले जो ऊँट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वैक्टियन ऊँट, ठीक है। तो इनके इनके रेशे से जो प्राप्त ऊन होता है वो क्या करते हैं, गर्मी में ठंडी का एहसास दिलाते हैं और ठंडी में गर्मी का एहसास दिलाते हैं। अब आप कहोगे कि ऐसे ऊन का, तो आजकल ऊन का भी मिक्स करके कपड़ा बनाया जाता है, कितने सारे फाइबर हैं, है ना, तो इसलिए जो है इस तरीके का फील दिलाते हैं। नेक्स्ट है मेमने का ऊन जो आपके होता है। तो मेमने का ऊन होता है आपका, उसको 8 से 9 माह में ही उसको काट लिया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेमने का ऊन। और मेमने के ऊन को हम लोग ऑल्सो नोन एज लैले का ऊन, ठीक है। याद रखना है आपको, किसका ऊन, लैले का ऊन। फिर हमारा नेक्स्ट है कि अच्छा, ये जो आपका मेमने का ऊन होता है वो कैसा होता है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी होती है, मुलायम, चमकदार और मजबूती लेकिन इसकी कम होती है। इसी वजह से क्या होता है, जब 8 से 9 माह में ही काट लिया जाता है तो जो आपकी क्या बोलते हैं, जो मेमना होता है वो बहुत मैच्योर तो हुए हुए नहीं रहते हैं उसके बाल, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं। और इसी कारण से जो है ये मेमने के ऊन से बच्चों के कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो मजबूत नहीं होते हैं। नेक्स्ट है फिर जीवित भेड़ से जो हम लोग ऊन प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं फ्लीस। अभी लास्ट वाले शॉर्ट्स में हम लोगों ने इसको पढ़ा था।
फिर नेक्स्ट है पहली बार जो ऊन निकाला जाता है किसी भी भेड़ या बकरी से, उसको हम लोग वर्जिन वूल के नाम से जानते हैं, ठीक है, वर्जिन वूल। फिर दूसरा है अगर मरी हुई भेड़ यानी कि मृत भेड़ से अगर आप ऊन निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग पुल्ड वूल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है अच्छा, इसको हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट है सबसे महंगा जो आपका ऊन होता है वो विक्यूना पशु से प्राप्त किया जाता है। विक्यूना पशु, विक्यूना पशु क्या है आपका, एक ऊंट की दुर्लभ प्रजाति होती है विक्यूना पशु, और इसी के ही विक्यूना पशु के ही बालों से बनता है आपका मिंक कोट, जो पूरे वर्ल्ड का सबसे महंगा कोट होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अंगोरा बकरी से प्राप्त ऊन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोहेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, अंगोरा बकरी से क्या करते हैं हम लोग, उसको मोहेर बोलते हैं, ठीक है। और ये बकरी कहाँ पाई जाती है, आपके टर्की में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि अल्पाका जानवर से प्राप्त ऊन कितने, उसकी जो लंबाई होती है वो 12 इंच होती है, ठीक है। और ये पेरू प्रदेश में आपका पाया जाता है, ठीक है, साउथ अमेरिका के साइड। फिर हमारा नेक्स्ट है लामा से प्राप्त ऊन। लामा भी एक तरीके का जानवर है, और इससे जो ऊन प्राप्त होते हैं वो थोड़े से भारी मोटे मतलब और घने और थोड़ा रुक्ष टाइप के होते हैं, लेकिन ये काफ़ी चमकदार होते हैं, ठीक है। लाइक आप कह सकते हो कि थोड़ा सा मतलब चमक मतलब अच्छी होती है इसमें, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है, आप क्या करते हैं, नेक्स्ट ये है कि जो प्रथम श्रेणी का ऊन होता है वो जानवर के, अगर किसी जानवर के, आप ऐसे समझिए, अगर किसी जानवर के कंधे से और उसके पेट के दोनों तरफ जो ऊन काटे जाते हैं, उनके बाल काटे जाते हैं, उनसे जो ऊन बनाए जाते हैं वो सबसे प्रथम श्रेणी का ऊन होता है। किसका, प्रथम श्रेणी का, क्योंकि उनके कंधे पे और उनके पेट के दोनों तरफ जो बाल होते हैं वो अच्छे होते हैं। फिर दूसरे, अब सेकंड श्रेणी का ऊन किसको मानते हैं, सिर से लेकर के पेट वाले भाग तक के जो बाल होते हैं, सिर से लेकर के पेट तक के भाग वाले जो मतलब बाल होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं द्वितीय श्रेणी का ऊन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ऐसा ऊन है कि 12 माह में उसको उतार लिया जाता है और यह ताने के धागे के रूप में उपयोग किया जाता है। ऐसे ऊन को हम लोग बोलते हैं हॉगेट वूल, ठीक है। इसके बाद है जानवर के शरीर से जब दूसरी बार हम लोग बाल उतारते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विदर वूल। क्या बोलते हैं, विदर ऊन बोलते हैं। और ये कब किया जाता है, 14 माह के अवस्था में ये चीज़ कर ली जाती है। और 2 बार जो है भेड़ से बाल उतारे जाते हैं, एक बार मार्च में और एक बार सितंबर में। तो जब दूसरी बार उतारते हैं ना, आप कह सकते हो, मतलब मार्च में उतारा तो वो पहली बार हुआ, और जब क्या बोलते हैं सितंबर में उतारा तो वो कौन सी बार हुआ, वो दूसरी बार हुआ। तो आप कह सकते हो कि सितंबर में जो बाल उतारे जाएंगे या बाल काटे जाएंगे उसको हम लोग विदरून बोलेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है ऐसा कौन सा, उलझे कड़े व रफ बाल विपरीत, मतलब जो आपका ये उलझे हो, ऐसा ऐसा रेशा जो उलझा हो, कड़ा हो, रफ हो, और कैसा हो, विपरीत जलवायु में हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कोट्टी बुल। ये विपरीत जलवायु को मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसे जानवर जो विपरीत जलवायु में पलते हैं, है ना, जैसे मान लो कि उनको बहुत गर्मी चाहिए लेकिन वो बेचारे ठंडे प्रदेशों में हैं, उनको बहुत ठंड लग रही है, उनको उतना खाने पीने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे जानवर के जब बाल होते हैं जो वो काफ़ी उलझे कड़े और रफ होते हैं, ऐसे उनको हम लोग बोलते हैं कोट्टी वूल, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोट्टी वूल। इसके बाद नेक्स्ट है टूटा फूटा व निम्न श्रेणी का ऊन कौन सा होता है, टैगलॉक वूल, याद रखना है आपको। और एक चीज़ कि ऊन की मजबूती के लिए और या ऊन में जो लहरें पाई जाती हैं उनके लिए जिम्मेदार कौन है, जो शल्कें होती वो होती हैं, ऊन में शल्कें पाई जाती हैं, जिनकी वजह से ऊन जो होता है वो मजबूत भी होता है और लहरदार भी होता है। फिर नेक्स्ट है भेड़ से ऊन उतारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। मतलब कि भेड़ से जो उनका बाल काटा जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं शेयरिंग। फिर नेक्स्ट है ऊनी धागे की कताई म्यूल फ्रेम पर की जाती है। ये सब वन लाइनर हैं, आराम से आपको देखना है, रिवाइज कर लेना है। ये मैंने यहाँ पर इसलिए आप सब इंक्लूड किया ताकि आपका क्विक रिवीजन हो सके। अगर आप इसको नोट भी ना करें तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के कम से कम रख सकें और फटाफट उसको रिवाइज कर सकें। इसके बाद और है कुछ ऊन से रिलेटेड कि जब ऊन की रंगाई की जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं टॉप रंगाई। इसके बाद जब वस्त्रों की रंगाई करते हैं, मतलब ऊनी वस्त्रों की रंगाई, तो उसको आप कह सकते हो पीस रंगाई। फिर तंतु की अवस्था में अगर उसको रंगते हैं, तंतु मतलब फाइबर की अवस्था में, तो उसको हम लोग स्टॉक रंगाई के नाम से जानते हैं। और मिश्रित तंतुओं की रंगाई, मतलब कई सारे तंतु को एक साथ मिला करके कलर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस रंगाई, ठीक है। एक चीज़ और है कि ऊन की जो कताई होती है वो शेलफील प्रणाली के द्वारा भी की जाती है, ठीक है। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये जो आपका क्या है, देखिए, बोलिनी प्लस बोटिनी ऊन क्या है, बोलिनी प्लस बोटिनी ऊन को हम लोग मेरिनो ऊन के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। मतलब कि जो बोलिनी है, बोटिनी है, इसी का नाम मेरिनो है। या फिर आप ये कह सकते हो कि मेरिनो ऊन को हम लोग बोलिनी भी बोलते हैं और बोटिनी वूल भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद हम लोग थोड़ा इधर आ जाते हैं पीछे, मैंने आपको जो दिखाया था,
हाँ, ये है आपकी ऊन की श्रेणियाँ, मतलब कि 4 श्रेणियाँ होती हैं ऊन की, कौन-कौन सी होती हैं वो हमें फटाफट देख लेना है। देखिए जो क्लास 1 का ऊन होता है, आपको बस इतना समझना है कि क्लास 1 का जो ऊन है वो बहुत अच्छा होता है और वो किससे प्राप्त होता है? मेरिनो जात की भेड़ से। और इसके रेशे की लंबाई कितनी होती है? 1 से लेकर के 5 इंच तक। और इनमें शल्कों की संख्या कितनी होती है? 3 से 4,000। एक चीज़ आप समझ लीजिए, जो शल्कें होती हैं जिस ऊन में, ठीक है? जिस ऊन में जितनी ज़्यादा शल्कें पाई जाएँगी वो ऊन उतनी ही अच्छी क्वालिटी का होगा, ये आपको ध्यान रखना है बस। तो जो सबसे फर्स्ट क्वालिटी का ऊन है वो मेरिनो जाति की भेड़ से प्राप्त होता है। लंबाई इसकी 1 से 5 इंच है और शल्कों की संख्या कितनी है? 3 से 4,000। नेक्स्ट है क्लास 2 का। क्लास 2 वाला जो होता है उसको विदर ऊन कहते हैं और इसमें जो शल्कें होती हैं वो फर्स्ट क्लास वाले मतलब ऊन से कम होती हैं, ठीक है? कम होती हैं इससे, फर्स्ट क्लास वाले से। इसके बाद जो 3 वाला है, इसमें शल्कें काफ़ी कम होती हैं और इसमें क्या होता है? मोटा और खुरदरा होता है ये, ठीक है? लेकिन इनकी जो लंबाई होती है वो 1 से 18 इंच तक होती है। लेकिन देखिए, लंबाई ज़्यादा होने से क्या फ़ायदा जब उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी है, तो ठीक है? इसके बाद जो आपका क्लास 4 वाला होता है, ये माइक्रेल जाति के कुछ जानवर होते हैं, उनसे प्राप्त किया जाता है और इससे हम लोग कालीन, दरी, गलीचे, तमाम तरह की चीज़ें बनाते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ़ आपको आपको सिर्फ़ ये वाला, एक सेकंड, सॉरी, आपको क्लास 1 वाला याद रखना है, ठीक है? और आप कह सकते हो एक आपको 4 वाला याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक? इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, आ जाते हैं हम लोग अपने उसकी तरफ। हाँ, अब आगे से देख लेते हैं थोड़ी-सी परिसज्जा वगैरह के बारे में। देखिए, ऊन में एक परिसज्जा की जाती है, सिकुड़न अवरोधक परिसज्जा, जिससे कि ऊन का जो वस्त्र बनाया जाए वो सिकुड़े ना। उस परिसज्जा को बोलते हैं डिकेटिंग फिनिशिंग। इसको मतलब ये 2 तरह से दी जाती है, एक ड्राई डिकेटिंग, एक आपकी वेट डिकेटिंग, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि डिकेटिंग परिसज्जा किस पे की जाएगी? ऊन पे की जाएगी। एग्ज़ाम में सिर्फ़ इतना ही पूछा जाता है। फिर आपका नेक्स्ट है ऊन का संगठन पे अगर आ जाए तो क्या-क्या किस चीज़ से मिलके बनता है? तो देखिए, कार्बन इसमें आपका 50% है, नाइट्रोजन 15%, ऑक्सीजन आपका 25%, सल्फर याद रखना, सल्फर एग्जाम में पूछ लिया जाता है 3 से 4% तक, ठीक है? और हाइड्रोजन भी कभी-कभी पूछ लिया जाता है, हाइड्रोजन आपका है जो है 7 या फिर 7%। अब हम आ जाते हैं थोड़ा-सा माइक्रोस्कोपिक संरचना कैसी है इसकी, मतलब माइक्रोस्कोप से देखने पे क्या होता है? तो माइक्रोस्कोप से जब हम ऊन को देखते हैं तो उसमें 3 लेयर दिखाई देती हैं। कितनी? 3 लेयर्स दिखाई देती हैं आपकी। कौन-कौन सी दिखती हैं? आपको ये देखना है। सबसे पहली वाली जो दिखती है वो होती है क्यूटिकल, ये सबसे आउटर लेयर होती है, मतलब कि सबसे बाहरी परत है जिसका नाम है क्यूटिकल। इसके बाद दूसरी लेयर होती है आपकी कॉर्टेक्स। क्या होती है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में क्या होता है? ये मिडिल लेयर है और इसी मिडिल लेयर में जो ऊन का कलर होता है, मतलब कलर पिगमेंट होता है मेलानिन, वो इसी में होता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कॉर्टेक्स मतलब कि उनकी कौन-सी परत में जो है कलर पिगमेंट होता है। तो आपको याद रखना है कि जो मिडिल लेयर है यानी कि कॉर्टेक्स, उसमें इसका कलर पिगमेंट मेलानिन उपस्थित होता है। इसके बाद जो आपकी सबसे इनर लेयर होती है और लास्ट लेयर, उसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। यहाँ पर मेडुला की स्पेलिंग गलत हो गई है, सॉरी, मेडुला, ठीक है? तो ये तीनों आपको याद रखना, क्यूटिकल और कॉर्टेक्स, मेडुला। इसको आप थोड़ा-सा एक चाहो तो निमोनिक बना के याद कर सकते हो। CCM, ठीक है? क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला। चलिए आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब उनकी थोड़ी-सी विशेषताएँ देख लेते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि इसकी लंबाई 1 से 4 इंच तक होती है, लेकिन कुछ-कुछ ऊन ऐसे होते हैं जिनकी लंबाई 7 से 8 इंच तक भी हो सकती है। फिलहाल आपको अच्छे से जो याद रखना है अपनी मेमोरी में, वो आपको 1 से लेकर के 4 इंच तक ही याद रखना है, ठीक है? इसके बाद जो इसका डायमीटर होता है यानी कि जो इसका व्यास होता है वो आपका 10 से 50 माइक्रोन होता है। इसके बाद लोचमयता इसमें कितनी होती है? पूरे 99% तक लोचमय होता है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी मानी जाती है ऊन में, ठीक है? सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और सबसे अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी वूल के फाइबर में ही होती है। बिना टूटे 20,000 गुना तक ये झुक सकता है और जो आपका कपास है वो 3,000 गुना झुक सकता है और जो आपका रेयॉन है वो 75 गुना ही झुक सकता है, ठीक है? इसके बाद इसका रंग कैसा होता है? रंग इसका सफ़ेद से ग्रे हो सकता है। घर्षण यानी कि फ्रिक्शन, अगर मतलब घिस जाने का कह सकते हो आप, तो घिसने का, घर्षण का प्रभाव ऊन पे बुरा पड़ता है। ताप का कुचालक होता है, ठीक है? इसीलिए हम लोग ठंडियों में इसको आराम से पहनते हैं। लचीलापन उत्तम होता है, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा। और धूप का इस पे हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ठीक है? डायरेक्ट अगर आप बिल्कुल सनलाइट में कर रहे हैं, सुखा रहे हैं, तो वो खराब होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और बता दूँ, हाँ, इसमें जो ऊन होता है इसमें कीड़े नहीं लगते। इसमें जो है, सॉरी, इसमें कीड़े लगते हैं, फफूंद नहीं लगती, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसमें जो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट था वही मैंने आपको बताया, बाकी और फालतू की कहानियाँ मैंने नहीं बताई है, ठीक है? अच्छा, अब हम थोड़ा आ जाते हैं ऊन का उत्पादन। ऊन का उत्पादन मतलब कि मैन्युफैक्चर ऑफ वूल, कि कैसे-कैसे ऊन बनता है, फिर कैसे उसको फैक्ट्री में भेजा जाता है। ये आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के हिसाब से, आपका जो यूजीसी का एग्ज़ाम होता है उसके हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधे उसमें स्टेजेस लगाने के लिए पूछ लेते हैं। तो आपको ये सारी स्टेजेस रटनी नहीं है, समझनी है।
कि पहले, क्योंकि उसमें पूरी, अब इसमें तो 10 स्टेजेस हैं, आपको पूरी 10 तो याद नहीं करनी है ना, वहाँ पे 10 पूछते हैं, 4 मतलब 5 मतलब मिनिमम तो 4, फिर 5 7 तक तो पूछ लेते हैं, 8 भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आपको पूरा सीक्वेंस वाइज समझना है और वो देखना है, ठीक है। तो ये यूजीसी नेट के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहले करते हैं शेयरिंग ऑफ सीप, मतलब कि क्या करते हैं, सॉरी, ऊन की कटाई करी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भेड़ की कटाई में समझ लेना, क्योंकि शेयरिंग जो टर्म है वो टर्म ही ये दर्शाता है कि मतलब ऊन की कटाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो भेड़ आएगी, उसको फिर काटा जाएगा, सॉरी, उसका बाल मतलब उतारा जाएगा। फिर दूसरा आएगा ग्रेडिंग एंड शॉर्टिंग, जब आप उसका बाल काट लेंगे तो उसके ऊन को, सॉरी, उसके बाल को आप कैटेगराइज करेंगे, ग्रेड करेंगे, श्रेणीकरण करेंगे उसका, कि कौन से बाल सबसे लंबे हैं, फिर उससे छोटे कौन से हैं, फिर सबसे छोटे कौन से हैं। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसकी क्वालिटी के आधार पर उसको अलग अलग करते हैं। हम लोग नहीं करते, मतलब जो लोग भी भेड़ पाल करके ऊन बनाते हैं। फिर इसके बाद आता है वॉशिंग एंड स्काउरिंग। स्काउरिंग टर्म आपने पढ़ रखा है कि जो भी उसमें मोमी या फिर ग्रीजी मटेरियल होता है उसमें, उसको हम लोग क्या, उसको वो लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं, धोते हैं उसको, उनकी अशुद्धियाँ को दूर करते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, कार्बोनाइजिंग की प्रक्रिया करी जाती है। और कार्बोनाइजिंग की प्रक्रिया किससे की जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू, ठीक है। उन दोनों चीज़ों को करके कार्बोनाइजिंग करी जाती है उसमें। फिर आपका आता है पांचवा, जब इन्होंने ये कर दिया तो ड्राइंग एंड ऑयलिंग। फिर उसको क्या कर, कार्बोनाइजिंग के बाद क्या करते हैं, उसको सुखाते हैं, मतलब कि उसको ड्राई करते हैं और ऑयलिंग करते हैं, सुखा करके उसको तेल लगाते हैं, ठीक है। और तेल के फॉर्म में वो लोग क्या लगाते हैं, जैतून का तेल या फिर ग्लिसरीन या फिर सुअर की चर्बी के थ्रू उसको, बालों को उसके अच्छे से थोड़ा सा सॉफ्ट बनाते हैं, आप कह सकते हो। फिर आता है नंबर 6। नंबर 6 में आ गया कार्डिंग। कार्डिंग का मतलब होता है रेशों को सुलझाना। तो रेशे आपस में थोड़ा बहुत मिले हुए रहते हैं, तो उनको अच्छे से क्या करते हैं, एक समानांतर अवस्था में लाते हैं, उसको सुलझाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सुलझाने के बाद क्या किया जाता है, कॉम्बिंग। कैसे, आप जब अपना हेयर वॉश करते हो तो पहले अपने फिंगर से थोड़ा सा उसको सुलझाते हो, काफ़ी उलझे हुए रहते हैं। सुलझाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, कॉम्ब करते हैं, कंघी करते हैं अपने बालों में। तो सेम इसी तरीके से आप समझिए इसको, कि उसको रेशों को सुलझाया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, कॉम्बिंग एंड जेलिंग। कि क्या किया जाता है, कंघी करी जाती है और उसमें थोड़ा सा जेल लगाया जाता है, जैसे लड़के या फिर लड़कियां अपने बालों में जेल लगाते हैं, सेम वही प्रोसेस समझिए आप। आपको रिलेट करना है, जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं स्पेशली होम साइंस में, वो सभी चीज़ें हमारे आसपास ही हैं, ठीक है। आपको रिलेट करना है, जब आप रिलेट करोगे तो पहले तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, और दूसरी चीज़ है कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मज़े मज़े में ही चीज़ें याद हो गई, ठीक है। फिलहाल आते हैं अपने पॉइंट पे। तो कॉम्बिंग करने के बाद क्या करेंगे, ड्राइंग आउट। ड्राइंग आउट का मतलब होता है कि रेशों को खींच कर ऐंठना और पोनियों को घना बनाना। क्या करेंगे, रेशों को खींचते हैं, थोड़ा खींच खींच करके उसको लंबा लंबा बनाते हैं और हल्का हल्का उसको ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। ट्विस्ट करने के बाद उसकी जो पोनियाँ बनाते हैं, पोनी बनती है ना गोल गोल, पोनी बनाएंगे। इसके बाद 9 नंबर पे हम करते हैं रोलिंग। एक सेकेंड। कहाँ, 9 नंबर पे आ जाते हैं, रोलिंग करते हैं, ठीक है। तो रोलिंग में क्या होता है, इसमें हल्की ऐंठन दी जाती है जिससे पतले रेशे एक दूसरे से जुड़े रहें। मैं यहाँ पे याद दिला दूँ, अगर आप अपने गाँव गए होंगे या जो लोग भी गाँव से ये वीडियो देख रहे होंगे, पहले पुराने समय में, मैंने तो अपने बचपन में देखा था कि जो दादा या दादी लोग रहते थे, बहुत पुराने बूढ़े, वो लोग, एक आती थी तकली, और उस तकली में वो लोग सन, जो आपका जूट वाला फाइबर होता है, उसको आम भाषा में सन बोलते हैं, उसको वो लोग ऐसे मतलब एक दूसरे में जोड़ जोड़ करके, अब मेरे पास तो है, मतलब विधि दिखा नहीं सकती, मैं किसी दिन आपको दिखा दूंगी, मेरे गांव पे होगा जरूर। तो उसमें वो लोग क्या बोलते हैं, पीछे से लगा लगा के उसमें गोल गोल ऐसे घुमाते रहते हैं, और पीछे से और भी उसी में सन जोड़ते रहते थे, तो काफी लंबी रस्सी बन जाती थी। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, हल्की ऐंठन दी जाती थी, पतले रेशे, ताकि एक दूसरे से जुड़े हुए रहें, और उस तकली पे उसको हल्की हल्की ऐंठन दी जाती थी, फिर वो लोग ऐंठ करके उसको एक पोनी बना लेते थे। इसके बाद फिर जब उनको रस्सी बनानी होती थी तो वो दोबारा से उसको डबल करके उसको ऐंठन देते थे उसमें। तो वो बात होती है, उसी तरीके के यहाँ पे भी है। तो रोलिंग आपका हो गया कि हल्की ऐंठन देनी है, लेकिन जो सबसे लास्ट आपका होता है स्पिनिंग वाली बात, कताई जिसको बोलते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, पोनियों को पुनः खींचकर कताई द्वारा धागा निकाला जाता है। मतलब जो पोनियां यहाँ बना ली थी इन्होंने, थोड़ी लूज लूज पोनी, इस तरीके से, ऐसे ही तो बनती है ना पोनी, ऐसे 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 बनाते थे, ऐसे ऐसे, मैंने तो ऐसे ही देखा है। हम, आप मान के चलो कि ये ढीली पोनी है। अब लेकिन जब बहुत मतलब डेंस बनानी हो, गहरी बनानी हो, तो आप कह सकते हो कि इस तरीके से बहुत ज़्यादा इसी पे बार 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 ऐसे करो, तो इस तरीके से पोनी बन जाएगी ना। अब ये देखो, ये थोड़ी सी घनी है और ऊपर वाली हमारी उतनी अच्छे से घनी हुई नहीं है, ठीक। आपको सपोज करना है सिर्फ। तो क्या करना है, पोनियों को पुनः खींचकर कताई द्वारा धागा निकाल लिया जाता है। आपको ये याद रखना है, पूरे 10 के 10 जितने हैं, इसकी आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप लिख लो। सबसे पहले क्या करना है, शेयरिंग ऑफ सी, मतलब कि ऊन की हमें क्या करनी है, कटाई करनी है भेड़ के ऊपर से, शेयरिंग ऑफ शीप।
इसके बाद फिर क्या करना है, ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग, वहाँ से गुणवत्ता के आधार पे हमें रेशों को अलग अलग करना है, कौन सा फर्स्ट कैटेगरी का है, कौन सा सेकंड का है, कौन सा बिल्कुल बेकार है, कौन सा गलीचा बनाने लायक है, तुरंत वहाँ कैटेगराइज कर लिया जाता है। फिर है वॉशिंग एंड स्काउरिंग, धोएंगे उसको, थोड़ा सा अच्छे से स्काउरिंग करेंगे उसकी, है ना, धो के साफ करेंगे। इसके बाद फोर्थ नंबर जो कार्बोनाइजिंग, उसको अच्छे से धोएंगे ताकि वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि देखो यहाँ पे केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद जब उसको धो लेंगे बढ़िया से, केमिकल के थ्रू धोएंगे, तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उसको सुखाएंगे और उसमें ऑयलिंग करेंगे। और ऑयलिंग करने के लिए क्या क्या यूज़ करेंगे, जैतून का तेल या फिर ग्लिसरीन या फिर सूअर की चर्बी। ठीक है, ये पूछा जाता है कि ऊन को ऑयलिंग या फिर ड्राइंग करने के लिए कौन से पदार्थ का यूज़ किया जाता है, आपको याद रखना है। फिर कार्डिंग में क्या करेंगे, रेशों को सुलझा देंगे, जैसे आप अपने बालों को सुलझाते हैं। बालों को सुलझाने के बाद जैसे आप कंघी करते हैं, वैसे ऊन में कंघी कर देंगे। फिर कंघी करने के बाद क्या होगा, रेशों को खींच करके थोड़ी सी पोनियाँ बनाएंगे। क्या करेंगे, पोनी बनाएंगे। पोनी बनाने के बाद फिर उसको हल्की हल्की ऐंठन देंगे ताकि पतले पतले जो रेशे हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहें। सबसे लास्ट में क्या करेंगे, पोनियों को पुनः खींच कर कताई द्वारा धागा निकाल लिया जाता है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही था। अभी कल हम लोग इसी तरीके से टेक्सटाइल में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फाइबर हैं उसको हम लोग वीडियो के थ्रू करेंगे। बाकी जितने शॉर्ट्स आते हैं उनको आप लोग पढ़ते रहिए। शॉर्ट्स मैंने इसीलिए शुरू किया है कि मतलब कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी दी जा सके। ठीक है, तो और आपका रिवीजन भी होता रहे। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। अब आप लोग पढ़ते रहिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेशम के बारे में करेंगे, ऐसे ही शॉर्ट नोट। तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि ये जो शॉर्ट्स नोट मैं ला रही हूँ आजकल, वो आप लोग के लिए हेल्पफुल है या नहीं। तो उसी के हिसाब से चीज़ें करी जाएंगी। भाई अगर हेल्पफुल है तो इस चीज़ को कंटिन्यू किया जाए, अगर हेल्पफुल नहीं है तो भाई बंद कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ तो चीज़ें आप लोगों के लिए ही हो रही हैं। ठीक है, नो डाउट मेरे लिए भी हो रही हैं, क्योंकि मैं आप लोग को बता रही हूँ तो मेरी भी तो नॉलेज बढ़ी रही है। तो चलिए, फिलहाल सभी को गुड डे। और आप लोग बढ़िया मज़े करिए और पढ़िए, बताइए क्या हाल चाल है और कैसा लगा, ये थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन में आप पढ़ते हैं, अगर आपकी ऑडियंस आपको फीडबैक नहीं दे रही है तो फिर आप अपने कम्युनिकेशन को ना इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर ना आप उसमें कोई नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा आप लोग फीडबैक दीजिएगा। आप लोग ये ना सोचो कि मैं उसके लिए बोल रही हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। आप लोग का फीडबैक चाहिए, ठीक है, कि जिससे आप मुझे पता चले कि ये चीज़ कंटिन्यू रखी जाए या फिर इसको बंद कर दिया जाए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे हम लोग दूसरी वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए बिल्कुल।